नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम चाइना जापान डुअल यूज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सोचिए जरा, एक मॉडर्न कार फैक्ट्री है जापान में, रोबोट्स चल रहे हैं, ईवी बैटरीज बन रही हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर असेंबल हो रहे हैं। अचानक एक दिन रॉ मटेरियल आना बंद हो जाते हैं। ना कोई वार डिक्लेयर हुआ है, ना कोई मिसाइल फायर हुई है, लेकिन प्रोडक्शन रुक जाता है। रीजन क्या हो सकता है? चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। और यहीं से समझ आता है 21वीं सेंचुरी की पावर सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं है, सप्लाई चेन्स के स्विच के पास होती है। और एग्जैक्टली यही हुआ है जनवरी 2026 में चाइना और जापान के बीच। जनवरी 6 2026 को चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर यानी मॉक कॉन ने एक साफ डिसीजन अनाउंस किया है। डिसीजन क्या था? जापान के लिए डुअल यूज आइटम्स पर इमीडिएट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। चाइना ने क्लियर बोला कि यह मेजर्स नेशनल सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन के तहत लिए गए हैं। सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग शॉट है। और इसलिए यह न्यूज़ में सिर्फ बिजनेस पेज पर नहीं, यूपीएससी के पेपर GS2 और GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। अब यहीं पर एक बेसिक सवाल आता है। सोचो, एक केमिकल हॉस्पिटल में यूज हो सकता है, लेकिन वही केमिकल वेपन्स बनाने में भी यूज हो सकता है। सोचो, एक ड्रोन चिप फोटोग्राफी के लिए भी यूज हो सकती है और मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए भी यूज हो सकती है। बस इसी को कहते हैं डुअल यूज गुड। इसी कैटेगरी को कहते हैं डुअल यूज गुड। मतलब एक ही गुड दो जगह अलग अलग कामों के लिए यूज हो सकते हैं, एक सिविल काम के लिए और एक मिलिट्री काम के लिए। चाइना में ये आइटम्स रेगुलेट होते हैं अंडर एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ ECL। और जैसे ही कोई आइटम मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहेंस कर सकता है, चाइना के लिए वह सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि बॉम्ब या मिसाइल पार्ट बैंड हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बिकम अ वेपन, और वो भी बैंड की जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल एंगल की। क्या क्या चीज़ बैंड बंद हुई है? सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यह सुनते ही एग्जाम बेल बज जानी चाहिए। रेयर अर्थ क्या करते हैं? ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। और शॉकिंग फैक्ट्स, जापान अपने नियरली 2/3 रेयर अर्थ इंपोर्ट्स चाइना से लेता है। मतलब सप्लाई चेन का ऑक्सीजन सिलेंडर चाइना के हाथ में है। इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर केमिकल्स, ड्रोन्स, न्यूक्लियर लिंक्ड मटेरियल, बायोटेक्नोलॉजी इनपुट्स, यहीं पर गेम चेंज होता है। और यह सिर्फ डिफेंस इशू नहीं, यह एंटायर जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का इशू है। अब सवाल यह है कि चाइना ने अचानक ऐसा क्यों किया? जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकाची ने जापान ताइवान पर स्टेटमेंट दिया था। जापान ने ओपनली कहा था, अगर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वह जापान के लिए एक्सटेंशियल थ्रेट माना जाएगा। चाइना के लिए यह डायरेक्ट रेड लाइन क्रॉस करना था। इसके ऊपर से जापान ने अप्रूव किया रिकॉर्ड डिफेंस बजट 9 ट्रिलियन का। और ऐसी कौन था कि जापानीज लॉ मेकर ने हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे में विजिट किया। चाइना ने इसको रीड किया और जापान स्लोली ताइवान इश्यू में अलाइन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इसको ऐसे रीडिफाइन किया। और रेस्पॉन्स, उन्होंने गन्स नहीं तानी, उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट बैन कर दिए। अब बैन बैन का स्ट्रक्चर भी समझते हैं। चाइना ने बोला एक्सपोर्ट्स प्रोहिबिटेड हैं जापानीज मिलिट्री और रिलेटेड एंड यूजर्स के लिए। सिर्फ डायरेक्ट बायर्स नहीं, अगर कोई फॉरेन इंटरमीडियरी है जापान तक माल पहुंचाता है तो वो भी लायबल होगा। मतलब अगर कोई देश जापान की मदद करता है, वो पहले चाइना से अपने यहाँ सामान इंपोर्ट करके वही सामान जापान को एक्सपोर्ट करता है जो जापान को चाहिए, तो चाइना उस देश के लिए भी अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर देगा। और सबसे डेंजरस पार्ट,
चाइना ने डिटेल लिस्ट रिलीज नहीं की है, मतलब कंपनीज को खुद नहीं पता कौन सा आइटम लिस्ट में है। इससे क्रिएट होता है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और चिलिंग इफेक्ट। कंपनी प्रिकॉशन में खुद ही एक्सपोर्ट स्लो कर देती हैं और यह एक साइलेंट प्रेशर टैक्टिक है। इसका इम्पैक्ट समझते हैं। इसका इम्पैक्ट समझने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखो, इकोनॉमी रन्स ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी। जापान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि जापान को हो सकता है उसकी जीडीपी का 0.43% का लॉस हो एनुअली, मतलब 2.6 ट्रिलियन येन। और यह सब नंबर्स नहीं है, इसमें लॉस होगा जॉब्स का, एक्सपोर्ट्स का और इनोवेशन का। बिगर पिक्चर में यह एग्जांपल है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, जो हाल ही में चाइना ने इससे पहले यूएस के साथ किया था, जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी और इसी कारण से यूएस को पीछे हटना पड़ा था। अब एक टेस्ट में यूएस जापान सिक्योरिटी अलायंस का है। अगर चाइना इकोनॉमिक प्रेशर डाले तो क्या यूएस सपोर्ट करने आएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अब इसको एग्जाम लेंस से समझते हैं। चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में डोमिनेंट प्लेयर है। डोमिनेंट मतलब 90% तक डोमिनेंट, बाकी पूरी वर्ल्ड 10% पर है। ताइवान वन चाइना पॉलिसी का कोर फ्लैश पॉइंट है। चाइना हमेशा से ही ताइवान को अपना एक क्षेत्र मानते आया है और ताइवान ने हमेशा ये बोला है कि वह चाइना से अलग एक देश है। चाइना और जापान हमेशा से वैसे भी पॉलिटिकल टेंशन्स में रहते हैं, फिर भी इन पॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इस बैन से क्या इफेक्ट होगा वो आगे समय ही बताएगा। जीएस के पेपर 3 सिक्योरिटी और इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से यह एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनता है। फाइनली यह टॉपिक अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का लाइव एग्जाम्पल है। ट्रेड अब न्यूट्रल नहीं रहा, इकोनॉमिक्स अब डिप्लोमेसी का एक्सटेंशन है। एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्यूचर फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी टूल बन गया है। यूपीएससी के लिए यह केस स्टडी बन सकता है ट्रेड सिक्योरिटी नेक्सस का। और लार्जर लेसन, फ्यूचर वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बैलेंस शीट और सप्लाई चेन्स पर भी डिपेंड करेंगी। अगर एक लाइन में समझना हो, चाइना ने जापान को यह मैसेज दिया है, मिसाइल्स बाद में, पहले मेटेरियल्स देखते हैं। और 21वीं सेंचुरी में यही होती है रियल पावर पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।